स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो श्वेता, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है और सुबह 7 बजे से पहले हम एक एक सीट का समीकरण अपने दर्शकों को बता रहे हैं और साथ ही साथ हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच लगातार वोटिंग जारी है क्योंकि हैप्पी आवर्स है, तो ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि इस समय जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बेहतर आए, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग सुबह सुबह ही कोशिश करते हैं कि अब जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और यही वजह है कि सुबह से बेहद अहम तस्वीरें, खासतौर से वीआईपी फेसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। इंतजार जरूर है जब छठे चरण का पहला वोटिंग प्रतिशत आए, लेकिन लगातार साथ ही साथ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिस तरह से वोट कास्ट करने के लिए आम हो या खास कतार में लगकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये 58 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं छठे चरण की। बिल्कुल, और एनडीए की कोशिश है इस छठे चरण की जो सीटें हैं अपनी जीत बरकरार रखे। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं प्रत्याशी एनडीए के जो हैं उनकी मुसीबतें बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कितनी सेंधमारी कौन किसके वोट बैंक में कर पाता है ये तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और श्वेता, हमने इससे थोड़ी देर पहले देखा कि अरविंद केजरीवाल के पिता वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आतिशी ने जिस तरीके से एक बार फिर से आरोपों की बौछार की और मनोज तिवारी भी अपनी बिटिया के साथ सामने आए। बिल्कुल, तो और परिवार के साथ की अहम तस्वीरें जो नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट बेहद कीमती है और इसलिए इस तरह की तस्वीरें बूथ के बाहर नजर आती है। लेकिन क्योंकि छठा चरण है, 8 अहम राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें वोटिंग जारी है, 58 ये अहम सीटें, लेकिन जो फोकस है छठे चरण में वो पूरी तरह से हरियाणा और खासतौर से दिल्ली पर है। दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हो रही है और ऐसे में इन दोनों जगह में ही जो वोटर्स है वो तय कर देंगे आज कि किसके वो साथ जाते हैं। लेकिन सवाल यही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन है, तो इस लिहाज से 2019 से इतर अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज सोनी जी हैं, नरेश शर्मा जी हैं, दिनेश डांगी जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अभी अभी आप जुड़े हैं और सुबह से लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं इसे लेकर, लेकिन क्योंकि फोकस दिल्ली और हरियाणा पर ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस लिहाज से भी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और दिल्ली की बात करें तो लगातार पिछले 1-2 महीने में दिल्ली सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है, आम आदमी पार्टी की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से। इसके बाद स्वाति मालीवाल वाले जो स्थितियां बनी थी, आरोप, पुलिस, बहुत कुछ है जो दिल्ली की जनता ने भी देखा है। लेकिन एक अहम सवाल ये कि गठबंधन यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दिल्ली में और एक तरफ है बीजेपी, इस बार कई चेहरे भी यहाँ पर बदले हुए हैं। सबसे ज्यादा असर किस बात का आपको लगता है दिल्ली में होगा वोटर्स पर? हम अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम हुआ उसके लिहाज से बात करें, या फिर बीजेपी के लिहाज से बात करें जिन्होंने कई चेहरे बदले भी हैं। देखिए श्वेता, यहां पर केंद्रित वो वोटर है जो वोटर अमूमन दिल्ली में बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन उसे घर से निकालना बीजेपी के लिए चुनौती है। पहली बार का जब चरण था पूरे देश में, जब पहली बार का प्रथम चरण था तो प्रथम चरण में यह देखा गया, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी का कोर वोटर थोड़ा सा ऊर्जावान नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरा चरण आते आते वो ऊर्जा दिखाई देने लगी। इस तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि जब रिजल्ट आएंगे तब सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो यहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर को निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि बीजेपी का ही कोर वोटर बड़ी संख्या में निकलेगा। लेकिन उसके अलावा दिनेश मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं, नरेश शर्मा है जो कि कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि एक टीस होती है और मन में वेदना होती है। वेदना इस बात को लेकर होती है कि जो शीला दीक्षित का दौर था उस दौर में कांग्रेस किस तरीके से खड़ी हुई, और जब कांग्रेस खड़ी हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ये जो चीजें हैं, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन एक है, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां बन पड़ी है कि कार्यकर्ता के मन की एक वेदना है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में जब 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव थे तो जो मूल भाजपाई थे उनमें से कुछ एक के मन में एक छोटी सी वेदना थी कि भाई कांग्रेस से उठा कर ला रहे हो तो ठीक है, आप इन्हीं से काम करा लो। लेकिन बाद में उनको बैलेंस किया गया, उनको समझाया गया कि ठीक है हम ला रहे हैं, कुछ इस तरीके की बातें भी चली।
तो दिल्ली में यहां पर यही देखना होगा कि हालांकि ये जो फैक्टर है श्वेता, अरविंद केजरीवाल का जो पूरा प्रकरण है सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पाक और साफ बताते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी। ऐश्वर्या, आपने अभी जो एक लाइन बोली उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। कल अशोक गहलोत ने एक बड़ी टर्म कही थी, जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, उनको कहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इससे कांग्रेस को तो मुश्किल नहीं है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता निराश जरूर हो रहे हैं। देखिए, ये दोनों नरेश, ये दोनों पार्टियों में होता है। भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आते हैं। आपको याद होगा घनश्याम तिवारी अहम तस्वीरें भी दिखा रहे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। ये अहम तस्वीरें हैं और साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद अहम है। देखिए, हम जब आम और खास की बात करते हैं, एक एक वोट कीमती इसलिए भी है क्योंकि वोट बराबर होता है, फिर वो राष्ट्रपति का हो या आम जन का हो। और ऐसे में ये अहम तस्वीर है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। 58 अहम सीटें और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, इसलिए हर कोई अपील भी कर रहा है, फिर वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चुनाव आयोग हो या फिर खुद प्रत्याशी, क्योंकि उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वोट करने के लिए लोग निकले। और ऐश्वर्य, जैसे आप अभी कह भी रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वोटर को घर से निकाला जाए। और इस बार 5 चरणों में तो कम से कम नजर आया कि कोशिशें लाख की गई, लेकिन फिर भी कोई चरण ऐसा नहीं था जिसमें हम कहें कि वाह बहुत अच्छा प्रतिशत आया। यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है कि ये तीक्ष्ण गर्मी है। तीक्ष्ण गर्मी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वोटर मन में बिठा लेता है कि मुझे सुबह वोट डालना है, शाम को वोट डालना है। लेकिन वो वोटर जो दूर दराज के क्षेत्र से आता है, 10-20 किलोमीटर दूर से आ जाता है, कहीं पर काम करता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्षेत्र में काम करता है, तो वहां पर भी 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि वो स्वप्रेरित भाव से वोट डालने के लिए जाए, और दूसरा तरीका यह है कि उसे वोट डलवाने के लिए प्रेशर किया जाए कि आप जाइए, वोट डालिए, चाहे किसी भी पार्टी को डालिए। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज और है कि दोनों पार्टियां उस वोटर को प्रलोभित करने की कोशिश करती है, प्रलोभन देती है कि आप आइए हमारी पार्टी को डालिए। लेकिन वोटर में कितनी ऊर्जा है ये देखने वाली बात है। मैं एक बात अधूरी रह गई थी कि दिल्ली की जो अपन बात कर रहे थे, दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बताते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद को मजबूत बताते हैं। तो दूसरी तरफ 2 दिन से मैं देख रहा हूं एक पुराना वीडियो आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल शूट करने से पहले हंसी मजाक कर रहे हैं और कुमार विश्वास उनकी उन चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कुमार विश्वास का वो दौर भी याद है लोगों को, अरविंद केजरीवाल का दौर भी याद है, और एक अन्ना हजारे की एक बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें निकली हैं। उनमें से एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है अन्ना हजारे अपना जो सर है वो पर हाथ रखकर लेटे हुए हैं, और वो जब तस्वीर देखी जाती है तो उसके नीचे अलग अलग कोटेशन चल रहे हैं। तो अन्ना हजारे का वो दौर भी यहां पर आ गया है कि उस दौर की याद भी ताजा हो गई है। इन चीजों के अलावा हरियाणा की तरफ डांगी हरियाणा घूम के आए हैं, इन्होंने देखा है कि हरियाणा की क्या स्थिति है। तो डांगी, क्या नहीं लगता कि और इसी को लेकर ही दिनेश डांगी आपसे सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि हरियाणा आप गए भी 10 अहम सीटें हैं, लेकिन जब हम अग्निवीर की बात करते हैं, हरियाणा इससे बहुत ज्यादा वहां से निकले भी है अग्निवीर, और हर घर से अमूमन फौज में लोग जाते हैं, और इसे गर्व की अनुभूति तो खैर हम सभी करते हैं, लेकिन जिन घर से निकलते हैं उस लिहाज से बात करें। और राहुल गांधी का अग्निवीरों को लेकर दिया गया बयान, ये कितना असर डालेगा हरियाणा पर, हरियाणा की इन 10 सीटों पर? श्वेता जी, देखिए, हरियाणा का चुनाव इस बार कह सकते हैं कि अलग है। वहाँ पूरा जातिगत समीकरण है और वहाँ उम्मीदवारों को लेकर काफी रिएक्शन है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को। कांग्रेस ने उम्मीदवार जातिगत समीकरण पर अच्छे उतारे, जिस तरह यूपी में अखिलेश यादव ने इस बार जातिगत कार्ड अपनाते हुए अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। यहाँ जैसे सोनीपत जाटलैंड है, खुद भूपेंद्र हुड्डा पिछली बार चुनाव आ रहे, लेकिन उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दिया, पंजाबी राजबगर को गुरुग्राम से टिकट दे दिया। वहीं किसान आंदोलन का वहाँ काफी असर है, यानी शहरों में बीजेपी मजबूत है, गाँवों के अंदर तो कैंडिडेट्स को कैंपेन करने में वहाँ दिक्कत आ रही है। यह पंजाब हरियाणा में यहाँ तक कि पुलिस की मौजूदगी में नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। तो आप गुस्सा देख सकते हैं, जिस तरह अनिल विज आग में घी डालने का काम करते थे, बयान देते थे, उनको मंत्री हटा दिया कि कहीं चुनाव में। खट्टर को इसलिए हटाया कि उन 10 सीटों पर किस तरह मुकाबले में आए। और जाहिर सी बात है, जाट वर्सेस अदर्स की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। तो नायब सैनिक को सीएम बनाया गया, कुरुक्षेत्र से वो एमपी भी थे, वहाँ कैंडिडेट मिला नहीं, नवीन जिंदल को उनको लाकर चुनाव लड़ाना पड़ा। तो वहाँ
एक दो सीटों को छोड़ के, जैसे इन्होंने करनाल में टिकट काटा है, कुरुक्षेत्र में नायब सैनिक को इस्तीफा देना पड़ा, बाकी जो कैंडिडेट रिपीट कर रहे हैं वो काफी दिक्कत है। और उनका अल्टरनेट नहीं था, जैसे राव इंद्रजीत सिंह का कोई ऑप्शन नहीं इनके पास, अगर टिकट काटते हैं तो पूरी यादव बिरादरी में से सुपड़ा साफ हो जाए। धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से, इनके पास ऑप्शन नहीं। तो 10 साल मोदी के पब्लिक वहां के लिए ये मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए, हमें मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत मोदी का वहाँ कोई विरोध नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से एक 10 साल जो निष्क्रिय रहे, जो कार्यशैली रही, क्योंकि अक्खड़ भाषा में हरियाणा में एक सिस्टम रहता है, वहाँ जवाब भी कैंडिडेट दे देता है, वोट दे दी तो क्या एहसान कर दिया, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। लेकिन राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान को लेकर भी क्या कोई फर्क वहां पर पड़ रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस क्या यहाँ पर विपक्षी जो गठबंधन भी है या विपक्ष की बात करें, वो बीजेपी को मात देता नजर आएगा कुछ सीटों पर ही अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, शेखावाटी के झुंझुनू से बॉर्डर का इलाका लगता है, रोहतक है, कई जगह वहाँ फौजी काफी तादाद में है और कई वहाँ कोचिंग संस्थान भी चलते हैं जिन पर एक तरह से शटर लग चुका है। रेवाड़ी है, इस साइड में जो उनको भर्ती सेंटर वहाँ पर है वो लगभग बंद हो चुके हैं और बिल्कुल वहाँ पर वो मुद्दा भी काम कर रहा है, बेरोजगारी, रोजगार, ये मुद्दे भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। पार्टियों के साथ साथ मुद्दे भी आपको हरियाणा में इफेक्टिव नजर आते हैं, हालांकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती आप मान रहे हैं। लेकिन पंकज जी, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, क्योंकि बाहर जेल से आना ऐसा माना जा रहा था, आम आदमी पार्टी बड़ा खुश हो रही थी, जोश से लग रही थी कि हमारे बड़े नेता बाहर मिल गई, बिल्कुल संजीवनी मिल गई। लेकिन ये क्या वाकई में संजीवनी का काम कर रहा है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें अब मुद्दे तो गौण हैं पूरी तरीके से, मुद्दे वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के हैं। केजरीवाल केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या केंद्र सरकार के जो नेता, बीजेपी के जो नेता हैं, वो केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं। जहाँ तक बात केजरीवाल के जेल से बाहर आने की है, तो ये आम आदमी पार्टी के अकेले ऐसे चेहरे थे जो उनके स्टार प्रचारक माने जा सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं पूरे देश भर में। ऐसे में अगर उनको कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने की इजाजत दी है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी एक और पंकज जी, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि वो ये कि एक इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश जरूर की आम आदमी पार्टी ने। खुद अरविंद केजरीवाल ने, बेशक वो सशर्त बाहर हैं, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो कुछ नहीं कह पाएंगे, ये शर्त रखी गई कोर्ट की तरफ से। लेकिन क्या इमोशनली लोगों को वो कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिश तो यही थी और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने यही बनाया अपनी गिरफ्तारी का। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि इमोशनल कार्ड खेलने की वहाँ कोशिश की गई। केजरीवाल जब जेल में थे तो उनकी पत्नी जो है सुनीता, उन्होंने उस चुनाव प्रचार की आम आदमी पार्टी की कमान संभाली और एक मैसेज देने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है और हमारा हर सदस्य इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ये निश्चित रूप से मानी कि उन्होंने वहाँ नारे भी लगाए गए कि जो चुनाव है जेल के अंदर से लड़ा जाएगा। अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से एक बार फिर से मैदान में, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। और देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप सुन रहे थे, लेकिन दिनेश जी एक इस पर कमेंट आपसे चाहेंगे। आजमगढ़ में क्योंकि 2022 में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन फिर भी अब इस बार ये कहा जा रहा है कि वो एक्सीडेंटल जीत थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस यहाँ पर मजबूत थी, फिर सपा मजबूत हुई। अब यहाँ पर कैसा आप देख रहे हैं समीकरण? जिन 14 सीटों पर दीपिका चुनाव है वहाँ पर 6 पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी में अच्छी टक्कर है। 5 सीटों पर बीजेपी एकदम सेफ है, वहाँ हार जीत के मार्जिन पर बात हो सकती है। 3 सीटों पर सपा अच्छी बढ़त कह सकते हैं ले सकती है, जिसमें सबसे सेफ आजमगढ़, वो किला जब मोदी की लहर में मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं हारते हैं, दूसरी बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारते। हाँ, 2022 में जब वो विधायक बनते हैं तो बाई इलेक्शन होता है, तो ये भोजपुरी जो गायकार है निरुआ, वो महज 7,000 वोटों से जीत जाते हैं। इस बार मुकाबला उनके चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव, उनसे है जो बदायूं से पहले सांसद थे, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये साख का सवाल है। और जो एक मिस्टर जमाली थे वो बीजेपी के साथ थे, उनको गुड्डू जमाली, वो बीजेपी से छिटक के उनको सपा ने मैनेज किया, उनको एमएलसी यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ आजमगढ़ में कह सकते हैं कि मुकाबला काफी सेफ जोन में है सपा के लिए जो उसका है। दूसरा मछली शहर, महज 181 वोटों से वहां पर चुनाव पिछली बार सपा हार गई थी। और तीसरी डुमरियागंज, जगदम्बिका पाल जो कांग्रेस आए थे, एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इन 3 सीटों पर सपा
कह सकते हैं कि सेफ जोन में यहाँ पर दिख रही है। बाकी 5 में बीजेपी अच्छी स्थिति में। और उत्तर प्रदेश के हम चर्चा करें, एक चीज भूल रहे हैं, मायावती, जिसके लिए ये आखिरी चुनाव हो सकता है। जिस तरह दलित वोट छिटका है, पिछली बार 4 सांसद उनके इन 14 सीटों में थे, जिनमें श्रावस्ती है वो सीटें, लेकिन इस बार जिस तरह दलित वोट जैसे कि डाइवर्ट हो, बहुत पहले डाइवर्ट हो गया था। जाटव जो खुद मायावती है तो जाटव वोट साथ है, लेकिन वो भी लगातार छिटकता जा रहा है। तो ये 4 सीटें बीएसपी छोड़िए, वहाँ खाता भी अगर बीएसपी खोल ले या 1-2 सीट आए तो बड़ी बात होगी। तो ये मायावती के लिए करो मरो का चुनाव है, उसका भी जिक्र हमें करने चाहिए, क्योंकि 4 एमपी थे उनकी इन 14 सीटों पर। लेकिन इस बार मायावती क्या कमाल कर पाती है, क्योंकि जौनपुर में जिस तरह धनंजय सिंह बीजेपी में चले गए, एक उम्मीद थी कि वो सीट आ सकती है, लेकिन वहाँ भी अब बसपा मुकाबले में बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश को लेकर नरेश जी, क्योंकि 14 अहम सीटें हैं और जिस तरह से कुछ सीटों का जिक्र भी यहाँ पर दिनेश जी ने किया, सवाल ये भी उठता है कि कई अहम चेहरे थे इधर से उधर होना, 2019 के बाद 2024 के इन 5 सालों में बहुत सारे सिनेरियो बदलना, और उत्तर प्रदेश जहां पर सपा बसपा का राज रहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना और बीजेपी की लगातार जीत होना विधानसभा के मद्देनजर भी, लोकसभा की सीटों में क्या आंकड़ा ये बीजेपी का बढ़ेगा ओवरऑल अगर हम बात करो, खासतौर से इन 14 सीटों की बात करें? मेनका गांधी भी है, 8 बार जीत चुकी है लगातार, क्या फिर से वो जीत दर्ज कर सकेंगी, या फिर जो वो सिलेक्शन कैंडिडेट्स को लेकर हुआ है उत्तर प्रदेश के मद्देनजर, वो भी क्या प्लस लगता है आपको? इस पर मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंची थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं वहां पर मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे हैं, कतार में हो आमजन या बहुत खास हो, वीवीआईपी हो या फिर सबसे बड़े ओहदे का व्यक्ति हो, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा भी ये जा रहा है कि देखिए अब 5वें चरण संपन्न होने के बाद 6ठे चरण में पहुंच चुके हैं, लगभग अंतिम दौर में, और 1 चरण और 1 जून को बाकी है। उसके बाद से इंतजार परिणामों को लेकर रहेगा 4 जून का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल भी बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन इस 2 चरणों में कैसे तस्वीर को बदला जा सके, कहते हैं ना कि जब परीक्षा होती है तो आप शुरुआती दौर में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन आखिरी में लगता है कि कुछ और बेहतर हो जाए, ताकि अगर हमारी शुरुआती दौर में हम कमजोर भी हुए तो उसको कवर किया जा सके बाद में। और यही कोशिश यहाँ पर पार्टी और प्रत्याशी भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस 6ठे चरण में, और उसके बाद पुरजोर तरीके से कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे 7वें चरण के लिए। लेकिन ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर, जब कतार में लगे हैं उपराष्ट्रपति सपत्नीक यहाँ पर पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। इससे पहले भी अन्य जो वोटर्स हैं, काफी वृद्ध हैं, वो नजर आ रहे हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल जवाब चाहेंगे नरेश, उस वक्त आपको रोका था। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो पूरा जो रणनीति है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या गठबंधन की, बिल्कुल अलग तरह की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट भले ही दिए हो, लेकिन चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय रखा है, मोदी का चेहरा रखा है, राम मंदिर का मुद्दा वहाँ पे रखा है। और वहीं अगर सपा की, कांग्रेस की, बसपा की बात करें तो बिखरा सा विपक्ष है वहाँ पे। हालांकि कोशिश ये की गई है कि सपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ है उसके कारण से जो पिछली बार जो वोट बैंक बिखरा था, चाहे हम यादव वोट बैंक की बात करें, चाहे मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, कि ऐसा वो सोचते होंगे कि हम दोनों एक साथ आएंगे तो ये वोट बैंक एक हो जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी जो दिनेश ने बात की, मायावती, ये भले ही चुनाव ना जीत रही हो, चुनाव जीतती नहीं दिख रही हो, लेकिन वो एक फैक्टर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके कैंडिडेट का खड़ा होना और दूसरे खेल बिगाड़ेगा और दूसरे का खेल बिगाड़ना। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये कहा जाता है, आरोप लगातार लगते हैं। तो जहां आप देखिए उनका जो कैंडिडेट खड़ा है वो वोट काटू करके जो कैंडिडेट के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे, फिलहाल अभी की जो मौजूदा स्थिति है। तो भले ही सपा और कांग्रेस एक साथ आई हो, लेकिन अब कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ ज़्यादा है नहीं है। अभी कुल मिला के बात करें तो सपा जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी जो वोट बैंक जो उनका रहा है उसको कैसे मजबूत रख ले, कम से कम कि भले ही लोकसभा चुनाव में अगर हम ज़्यादा सीट ना जीत पाए, पहले से ज़्यादा अगर बढ़ोतरी नहीं कर पाए, तो कम से कम स्थानीय जो राजनीति है, क्योंकि विपक्षी दल तो वहाँ पे भाजपा के खिलाफ वही है, तो उसको कैसे मजबूती दी जा सके। लेकिन और ख़ास दूसरी बात जो अखिलेश यादव है, उनकी एक कोशिश ये भी है कि उनकी फैमिली से जुड़ी जो सीटें हैं,
कम से कम वहाँ उनका, क्योंकि आप देखिए 3-4 सीटें तो ऐसे उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो परिवारवाद जो है वो वहाँ पे फिर से जो कायम रहे, कम से कम उनकी तो वहाँ जो अस्थि है वो कायम रखे, इसके लिए वो कोशिश की जा रही है। तो इसी कारण से वहाँ का चुनाव उत्तर प्रदेश का वो अलग तरह का है, खासकर जो 14 सीटों। एक अहम सवाल, क्योंकि अभी आपने ना बी टीम की बात की उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंकज जी उड़ीसा की अगर बात कर ले, जो बीजेडी है विधानसभा चुनाव में तो कहते हैं कि बिल्कुल एक तरफा वो चुनाव लड़ती है और इसलिए है कि बहुत मजबूती के साथ जीतती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो उतनी मुस्तैदी के साथ चुनाव या तो लड़ती नहीं या फिर इंटरनल सपोर्ट रहता है। क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? देखिए, जो उड़ीसा में है बीजू जनता दल लंबे समय से वहाँ पर सरकार में है, तो ये बात निश्चित रूप से सही है कि वो उसका फोकस जो होता है वो विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा होता है, और जो केंद्र की राजनीति में वो इतनी ही करती है जितनी उसकी जो उड़ीसा के हित सध सकें या उसकी पार्टी के हित किसी से टकराए नहीं, वहाँ तक की राजनीति वो केंद्र में करती है। लेकिन इस बार थोड़ा सीनियरिटी वहाँ बदला हुआ है, वहाँ भाजपा ने अपनी पूरी दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हर विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट है, हर विधानसभा चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा की सीटों पे भी गंभीरता से चुनाव लड़ा है। कुल मिला के देखें तो इस बार वहाँ पर मुकाबला चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर जो बीजू जनता दल और भाजपा के बीच में होना है। विधानसभा में भी मान के चली कि बीजेपी को उम्मीद है कि 40 से 45 सीटें उस चुनाव में बीजेपी विधानसभा में जीत सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी 12 से 13 लोकसभा सीटों का जीतने का भी दावा कर रही है। एक चीज और आप देखिएगा, क्योंकि आप एबीवीपी और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों को अच्छे से देखते रहे हैं, संगठन था एबीवीपी। वहां पर सुनील बंसल ओडिशा गए, भूपेंद्र यादव ओडिशा गए, और उनके अलावा सीपी जोशी वहां पर मौजूद है। संबलपुर, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, इन सीटों को लेकर ये अपने आप को मजबूत मानते हैं। तो दूसरी तरफ झारखंड चले जाइएगा, झारखंड का मैं यहां जिक्र इसलिए करूंगा कि ओम प्रकाश माथुर से लेकर भूपेंद्र यादव दोनों वहां पर कभी प्रभारी रहे, राजस्थान के कई नेता जाते रहे। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा बेटे हैं, I think this is a very important election. I'd encourage all the youths to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. Miraya, you are a first-time voter. क्या बोलना चाहोगी? क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle. Make a change. और देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रियंका गांधी के ये दोनों बेटे और बेटी को वोट कास्ट करने के बाद की ये तस्वीरें हैं, और स्वाति मालीवाल भी तस्वीरों में नजर आ रही है। हालांकि बेहद अहम तस्वीर है, देखिए किस तरह से सुर्खियों में स्वाति मालीवाल रही, उनकी वजह से अरविंद केजरीवाल रहे, और जिस तरह से माना यह जा रहा था कि दीपिका की जब जेल से वो आए थे बाहर, और इसके बाद वो एक तरफा जिस तरह से जनता आम जन से भी रूबरू हुए, कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ थे और बहुत जोर शोर से उन्होंने संबोधित भी किया था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि बाद में ऐसे भी कोई तस्वीर आएगी कि इसी में वो उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खूब उठाया भी है। बड़े बड़े दिग्गजों ने बयान दिए हैं स्वाति मालीवाल को लेकर। हालांकि ये भी उन पर आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं वो मदद तो नहीं कर रही, लेकिन स्वाति मालीवाल ने हर बार अपने आप को डिफेंड किया है, अपनी बातें रखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्वेता, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी घेर रही है। लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा है, थोड़ी सही लेकिन चर्चा जरूर है। लेकिन हाँ, बिल्कुल अब देखना होगा कि ये वोटिंग में कितना इफेक्ट डालता है, असर होता है इसका या नहीं होता है, ये भी बेहद अहम रहेगा। ऐश्वर्या, यहाँ पर ये स्वाति मालीवाल जब दिख रही है अपनी स्क्रीन पर, तो उसी दौरान मुझे प्रवीण खंडेलवाल भी दिख रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल पर इस बार दाव खेला गया है। प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली की अलग अलग लोकसभा सीटों में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमोबेश हर एक दिग्गज को अपने क्षेत्र में बुलाया है। महत्वपूर्ण सीट है। मैं वापस झारखंड की तरफ लौटता हूं। अभी हम थोड़ी देर पहले ओडिशा और झारखंड की बात कर रहे थे, तो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत अपने आप को मान रही है, और मैंने वहां जाकर देखा है कि यदि लहर जैसी बातें देखते हैं तो लहर से परे भी दोनों पार्टियों के लिए, मैं कोई बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन लोगों में एक
जोश सा नजर आया वहां पर। और वहां पर चाहे ढुलू महतो हो या फिर पास की अन्य सीट हो, पंकज जायसवाल हो, या और भी दूसरी जो सीटें गिरिडीह है, जमशेदपुर है, हजारीबाग है, धनबाद है, इन सीटों पर जब हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त इसलिए भी है कि आजसू के साथ गठबंधन है, और आजसू के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब सामने होते हैं तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई टीस जैसा मन में नहीं आता, लेकिन वहां फैक्टर देखना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन का जो फैक्टर है वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचा रहा है। वहां पर इन सारी सीटों में एक चीज और है, झारखंड से चले जाइए, आप बिहार तक जाइए, बिहार से लेकर आप पश्चिम बंगाल तक चले जाइए। सक्रिय प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। दुनिया के लिए मिसाल है, लोकतंत्र का जिक्र वो कर रहे हैं। ऐश्वर्या अपनी बात पूरी करेगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से मुकाबला है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या वहां पर मुद्दा बनी है क्या? क्योंकि उनकी पत्नी इस बार चुनाव में उतरी है इस मुद्दे को लेकर, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी के साथ उन्होंने खूब प्रचार किया है, मुद्दा बनाया है गिरफ्तारी को। देखिए दीपिका, लोग भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं। मुझे दो चीजें याद आती है, मैं राजस्थान से इस चीज को जोड़ूंगा। राजेंद्र राठौड़, भले ही कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया, बरी कर दिया, सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद निकले, लेकिन जब राजेंद्र राठौड़ को जेल भेजा गया तो उनके जो समर्थक है सड़कों पर थे, और राजेंद्र राठौड़ उसके बाद अब किए, और वसुंधरा सरकार में जो उनका कद रहा वो सभी ने देखा और उन्हें एक प्रसिद्धि मिली। ऐसे ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी जैसी चीजों की चर्चा चलना है, गोविंद सिंह डोटासरा पर कार्रवाई जैसी बातें होना, तो उनके समर्थक भी एकजुट हो गए और पूरी ताकत झोंक दी। तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि नेता के साथ जातिगत तौर पर लोग बड़ी भारी संख्या में जुड़े रहते हैं, या फिर एक तबका ऐसा भी होता है जो नेता के पास शुरू से जाता है, वो अपने काम जब उनके होते हैं तो उनके अंदर एक आत्मसंतुष्टि होती है कि नेताजी ने हमारी बात सुनी तो हम भी नेताजी के लिए कुछ करें। तो यहां पर वो एक नैरेटिव सेट किया गया, उसे किस हद तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन श्वेता और दीपिका, इन पूरे चुनाव में बीजेपी की एकजुटता आप देखिए। हालांकि कांग्रेस में डांगी और नरेश अच्छे से देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी इसी तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एकजुटता देखिए। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल, लेकिन एक अहम सवाल दिनेश डांगी जी आपसे भी रहेगा। ये 5वें चरण से 6ठे चरण में हम गए, और हर चरण में हमने देखा प्रचार की स्ट्रैटेजी भी सभी ने बदली है, हर कोई अपने स्तर पर। बयानबाजी का स्तर भी गिरा है, और चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर चाहे वो राहुल गांधी के बयान पर हो या फिर हम बीजेपी को लेकर भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को यहाँ पर नोटिस भी दिया, रिटर्न में दिया है चुनाव आयोग ने। दिनेश जी, असर कितना होगा? क्योंकि बयानबाजी का दौर होता है, अभी आपने कहा हम चर्चा में, क्योंकि कई मुद्दे आ रहे हैं। चलिए इस पर स्वाति मालीवाल क्या करें, पहले उन्हें सुन लेते हैं। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ, ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें, और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? आपके मुद्दे क्या रहे? तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया था दिनेश जी। बहुत सारे ऐसे कई मुद्दे थे जिस पे चर्चा हो रही है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि वोटर्स जातिगत समीकरण को भी देख रहा है, कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी का भी असर नजर आ रहा है। सबसे प्रमुख एक वजह जो इन सभी राज्यों में है प्रायोरिटी पे, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मीडिया एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि स्वाति मालीवाल कुछ और कहे, लेकिन दिनेश जी हाँ जवाब। श्वेता जी, 6ठे पेज के लिए जो मतदान हो रहा है उसमें कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर हैट्रिक मारनी है तो इन 40 सीटों पर जो अपनी स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन रखना होगा, इन सीटों को। तो ये चुनौती उनके सामने बड़ी है। कांग्रेस और आप पार्टी की पिछली बार एक भी सीट इन्होंने नहीं जीती थी, तो अब
किस तरह इस स्कोर को मेंटेन रखना है, तो इन 40 सीटों पर वो जो प्रदर्शन है वो दोहराने की बड़ी चुनौती यहाँ सामने। हरियाणा का चुनाव अलग हो रहा है, दिल्ली का चुनाव अलग हो रहा है, उड़ीसा और बंगाल में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर और कांग्रेस का कुछ लेना देना है नहीं, 0 सीट या 1 सीट 2 सीट उनकी आ सकती है दोनों स्टेट में। लेकिन बाकी जगह जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस के साथ इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन अच्छी चुनौती दे रहा है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अच्छी चुनौती दे रहा है, बिहार में इंडिया गठबंधन अच्छी यहाँ पर चुनौती दे रहा है, और अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2 बार लगातार रिजल्ट आप देख चुके हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है 40 सीटें वाली बीजेपी को, ये इस बार दोहराना। यहाँ पर श्वेता एक चीज और है, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा, शायद आप मेरी कुछ भी बोलना है ठीक नहीं है। वोट एक अच्छे दिन है भारत का। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जनपद में। बहुत कम लोग आ रहे थे, लगातार सुबह से बैठे थे। देखिए छोटी सी पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग नहीं है ये, और गांव के मध्य में है। जब आते हैं फुर्सत में लोग आके वोट डालते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और लोग, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आए उसके बाद वोट डालें। वैसे अभी तक यही रहता था कि मैं पहला वोट डालता था तब लोग डालते थे, वो तो रुके हुए थे। मैंने कहा नहीं, फ़ोन करके, मैं सिटी में था तो मैंने कहा नहीं आप लोग वोट डालिए, हम आएंगे आराम से वोट करें। रुझान किस तरफ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतेगी, यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगी। चलिए, कॉन्फिडेंस है ये कि बीजेपी ये चुनाव जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा था कि राजनीति का सिद्धांत यही होता है कि आप प्रत्यास्थ हो जाएं, प्रत्यास्थता आपके अंदर रहे, आप फ्लेक्सिबल रहें और फ्लेक्सिबल स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लें, वही लीडर होता है, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की प्रत्यास्थता इन दिनों आपने प्रचार में देखी, वो सभी से बातचीत करते नजर आए और उनकी एक शब्द को आप पकड़िएगा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वो कह रहे थे कि अब वो लोग यही कहते नजर आ रहे हैं, भाई 400 तो नहीं आएगी। अब ये जो उस स्ट्रेटेजी को घुमाने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा 400 नहीं आएगी, 400 संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी भी संभवतः इस बात को जानती होगी, यदि हम 400 की कहेंगे तो वो इसी चीज को कहेंगे कि 400 तो संभव ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा रोता है, रोते हुए बच्चे को ऊपर बैठा देती है मां किसी खिलौने की जिद पर, तो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे अब पहले नीचे उतारो। तो वही स्थिति करने की दोनों पार्टियों ने कोशिश की है। तो लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने उनको बोलने पर मजबूर किया। हम वो कहते हैं कि संविधान बदल डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका जवाब देती है। लेकिन कहते भी है, जब बीजेपी से बार बार सवाल किया कि पहले चरण के बाद हम 400 पार की बात अब रह गई थी, 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार इसका जिक्र होने लगा था, लेकिन जो इस स्लोगन पर जो उन्होंने एक बड़ा एम रखा तो उस पर ये जरूर कह रहे हैं कि भाई लक्ष्य तो बड़ा ही रखना होता है ना। हम कब कह रहे हैं कि हम 400 पार आ ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्य जब बड़ा रखेंगे तभी हम उसके इर्द गिर्द पहुंच पाएंगे। तो ये भी प्रतिक्रिया कई नेताओं की तरफ से इसे लेकर आई भी। दिनेश जी बात पूरी कीजिए, फिर और सवाल, क्योंकि बहुत कुछ है चर्चा में जो भी बाकी है। श्वेता जी, जब पहले फेज से ये लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को संजीवनी और ऊर्जा इस 400 पार नारे से ही हुई। अगर चुनाव खड़ा हुआ तो कांग्रेस ने इस नारे से ही चुनाव बनाया, और जिस तरह एससी और एसटी वोटों को उन्होंने ये कहा कि आपके अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में आरक्षण में बदलाव हो सकता है, क्योंकि उससे पहले लग रहा था, सभी को लग रहा था कि इस बार भी मुकाबला एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लेकिन 400 पार का नारा बीजेपी के किस रणनीतिकार ने तैयार किया, ये कांग्रेस के कई नेताओं ने किया, उसको हम शुक्रिया बोलना चाहेंगे कि हम मुकाबले में आगे। इस तरह का वितरण हुआ, जैसे एक आपने देखा इसकी वजह क्या ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, इसलिए ये इसे पकड़ सके, विपक्ष पकड़ सका इस मुद्दे को और ये फायदा उसको मिल रहा है। बिल्कुल श्वेता जी, हमने नॉन पॉलिटिकल लोगों से बात की, बोला कि 400 पार, तो बोला फिर हम हमारे मतदाताओं की जरूरत क्या है। कई लोगों को जो न्यूट्रल लोग थे जिनको राजनीति, वो बोला कि इसमें हमें थोड़ा प्राउड और गर्व है इस वाक्य में दिखा कि फिर हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है, ये नारा दे रहे कि एक इस तरह का माहौल भी कई राज्यों में देखा गया। यहाँ पर एक सवाल और मैं दिनेश पूछना चाहूंगा कि यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट, नरेश आपने भी लगातार देखा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों अलग अलग राज्यों में गए, यहाँ पर किसकी स्वीकार्यता ज्यादा देखी गई या किसने सबसे ज्यादा दौरे किए और सबसे ज्यादा सभाएं की जिनका फायदा मिलने वाला है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक बात है कि
अशोक गहलोत की बात करें तो अमेठी सीट जो गांधी परिवार की साख से जुड़ी हुई है, उनको उस सीट की अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई, उनको वहाँ का पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाया गया। और नो डाउट कैंडिडेट्स जैसे पंजाब से लगातार सचिन पायलट की डिमांड आई, दिल्ली में कन्हैया कुमार सीट की उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी, और कई राज्यों में सैकड़ों सभाएं सचिन पायलट कर चुके हैं, क्योंकि यूथ मतदाताओं में जो उनका क्रेज है, जो पकड़ है, तो कैंडिडेट्स की जगह उनका जो वॉर रूम है AICC में बाकायदा डिमांड दी गई कि सचिन पायलट को हमारे यहाँ पर भेजा जाए। और कई जगह हालांकि अशोक गहलोत गर्मी ज़्यादा है, तबीयत है, अभी संभवतः गुरदासपुर जा सकते हैं, आया नहीं है। यहाँ एक नेता का जिक्र और रह गया, गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि जिनकी टीआरपी शब्द का हमें राजनीति में आजकल प्रयोग किया जाने लगा है, तेजी से बढ़ी। गोविंद सिंह डोटासरा पंजाब और हरियाणा या जाट बेल्ट में कितना बड़ा असर डालते हैं? क्या सारी पार्टियों के लिहाज से देते हुए अपना वोट कास्ट करना चाहिए? किस हद तक प्रभाव डालते? देखिए, मेरे को मैं 5वें फेज के बाद हम लोग सुनिश्चित हो चुके थे जहां हमें पहुंचना है। अब तो ये है कि 370 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी, और 400 के पार का जो नारा है, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लीडर मोदी जी ने दिया, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो चलिए, प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही हैं और चर्चा भी लगातार हम जारी। नरेश जी, एक कमेंट जरूर चाहेंगे आपसे भी इसे लेकर। यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम अहम सीटें हैं। छठे फेज की ये जो 58 सीटें हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर बीजेपी बात नहीं करना चाह रही, और इस 5वें छठे चरण के बीच का जो ये फेज था, जो वक्त था, उसमें मुस्लिम आरक्षण भी पुरजोर तरीके से उठा मुद्दा। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है, जिसके आपने जिक्र किया, वहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अलग चुनाव का मूड बने, क्योंकि उसी मूड से जो आपने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की बात आई या किस तरह से एक मुस्लिम मुद्दा वहाँ पे उठा, तो उनका मुद्दा अगर वो रहेगा, अगर वो जिक्र होगा, तभी लगातार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह का जो रिजल्ट है वो हासिल कर पाए। तो नरेश, इस वक्त आपको बिल्कुल रोकना चाहेंगे क्योंकि वोटिंग परसेंट यहाँ पर आ चुका है। ये पहला वोटिंग परसेंट है दीपिका, इसका इंतजार था कि छठे चरण का वोटिंग परसेंट क्या कहता है। सुबह 9 बजे तक का 10.82% मतदान सुबह 9 बजे तक दर्ज किया जा चुका है, जिसमें बिहार में 9.66% है, हरियाणा में 8.31% मतदान हुआ है। छठे चरण में सुबह 9 बजे तक का ये ओवरऑल मतदान 10.82% है। बिल्कुल, बिहार में देखिए अभी भी ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, उम्मीद ये की जा रही थी थोड़ा तो बढ़े, लेकिन इस चरण में भी अमूमन वही उदासी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में देखिए 8% से ज्यादा वोटिंग हो गई है, झारखंड में अच्छी खासी 11% वोटिंग पहुंच गई, दिल्ली में देखिए वही ऐसा लग रहा है कि मतदाता निकल नहीं रहे हैं ज्यादा, 8% के करीब यहाँ पर मतदान 9 बजे तक देखने को मिल रहा है। तो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। बिहार, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 9 और 8% वोटिंग अभी तक हुई है। और देखिए एक के बाद एक तस्वीरें भी आ रही। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है ये चरण, इसलिए भी जम्मू कश्मीर सीट यहाँ पे अनंतनाग राजौरी पर जो मतदान हो रहा है, श्वेता, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मैदान में है। आरोप वो लगा रही थी बेशक, लेकिन नाराजगी भी जाहिर कर रही थी। अब 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है 10% से ज्यादा। केरल के राज्यपाल को हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बिल्कुल वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये अहम तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ जो अहम है वो सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। ओवरऑल 10.82% मतदान दर्ज किया जा चुका है। बिहार में 9.66% है, हरियाणा में 8.31% है, जम्मू कश्मीर में 8.89% और झारखंड में 11.474% वोटिंग है। हालांकि अब तक जो राज्यवार वोटिंग परसेंट सुबह 9 बजे तक का आया है उसमें 10% को क्रॉस करता हुआ सिर्फ झारखंड ही अभी नजर आया। हालांकि तेजी होगी, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये हैप्पी आवर्स है, इसमें ज्यादा वोटिंग होती है, इसलिए नजरें भी इस बात पर होती है कि सुबह 9 बजे तक का क्या मतदान है, उसका 11 बजे तक का भी वोटिंग प्रतिशत क्या आता है, जो दूसरा वोटिंग प्रतिशत आएगा। लेकिन उससे पहले 10.82% वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है सुबह 9 बजे तक का। ये छठे चरण का पहला वोटिंग परसेंट है सुबह 9 बजे तक, यानी शुरुआती 2 घंटे का ये वोटिंग प्रतिशत। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसे उत्साहित करने वाला नहीं है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि शुरुआती दौर है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा और उम्मीद करते हैं कि कहीं तेजी आए, क्योंकि सबके अपने अपने दावे होते हैं। लेकिन गर्मी क्योंकि इस कदर है, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि क्या वाकई में दोपहर में वोटर को निकाला जा सकेगा। और पिछले 5 चरण में भी जो हमने देखा दीपिका, बहुत मशक्कत भी की जाती रही, चुनाव आयोग लगातार यहाँ पर अपील भी करता रहा, दिग्गज अपील करते रहे, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंट निकल कर वो नहीं आया। करने आप यहाँ पर आए, मतदान भी किया है आपने, किस प्रकार की सोच रही हो, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सोच यही रही कि देश हित में मतदान करना है
और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जिनका योगदान है, मैं सभी से यही कहूँगी कि विकसित राष्ट्र के लिए हमें और अपने देश हित में हमें मतदान करना चाहिए। और सभी लोगों से आग्रह भी करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में अगर हमने वोट देकर अपनी खुशी नहीं मनाई तो वो खुशी मुझे लगता है अधूरी रहेगी। तो सभी लोग घर से बाहर निकलकर सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। बबीता जी, चूँकि आपने अपील करी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, जी, देश में इस बार कई चीज़ें चल रही है, खासतौर पर एक नारा है गारंटियों का, एक नारा है 400 पार का, जी, आपने कहा है विकसित राष्ट्र की बात आप जी, जी, खिलाड़ियों की बात करते हैं, आप खिलाड़ी वर्ग से आते हैं, जी, क्या अब मान के चले कि खिलाड़ी अब तमाम जो खिलाड़ी है वो देश के साथ है और जो नाराजगी थी वो तमाम बिल्कुल, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि सभी खिलाड़ी मोस्ट ऑफ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अगर 2-4 दिन पहले की बात करूँ तो बहुत सारे खिलाड़ी साथ में हम बैठ के बातचीत भी किया है और एक आपने फोटो भी। तो लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही है वोट कास्ट करने के बाद भी, लेकिन साथ ही साथ अपील भी हर कोई कर रहा है और हम भी ये अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और वोट कास्ट कीजिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, केरल के राज्यपाल भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हर आमो खास की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है और फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब केरल के राज्यपाल भी वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और इसलिए अपील भी, लेकिन साथ ही साथ वोटिंग परसेंट पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। जिस तरह से राज्यवार सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट है। कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वोटिंग हो रही। देखिए पश्चिम बंगाल का प्रतिशत 16.54% है और ये अहम तस्वीर सोनिया गांधी पहुंची है यहां पर और राहुल गांधी भी उनके साथ। ये अहम तस्वीर। बिल्कुल श्वेता, इस बार चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा सदस्य वो बन गई हैं, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी जरूर इनकी जगह लड़ रहे हैं। भावात्मक अपील भी उन्होंने रायबरेली के लोगों से की, अपना बेटा सौंप रही हूं। लेकिन अब देखिए वही ये आज की बेहद अहम तस्वीरें हैं और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी वोट कास्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो पहुंची हैं और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। हर एक खास जो पहुंच रहे हैं, आप देखिए उनका भी संदेश यही है कि आप जाइए, वोट करिए और जो आपने मुद्दे सोचे हैं, जो आपको प्रभावित कर रहा है, उन मुद्दों को जहन में रखकर ही सही कम से कम वोट डालने तो पहुंचिए। 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है अभी तक का, वो 10.82% का आ चुका है। और श्वेता, हमने देखा कि अभी भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में अभी भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 9 बजे तक। बिल्कुल, और इसे ट्रेंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमने हर चरण में देखा और हर दिखेगा दीपिका जैसे वक्त बढ़ेगा और एक चरण में वोटिंग परसेंट भी आएगा तो पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंट ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड है, यहाँ पर वोटिंग परसेंट बहुत बेहतर आता है। लेकिन फिर भी जिस लिहाज से होना चाहिए उस लिहाज से पश्चिम बंगाल का भी उतना परसेंट नहीं आया है। लेकिन कंपेरेटिवली मान सकते हैं कि हाँ, अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बेहतर वोटिंग परसेंट ये जरूर नजर आता है। अहम तस्वीरें हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और नरेश जी शायद नई दिल्ली सीट के लिए, क्योंकि नई दिल्ली ऐसी सीट है जहां पर ज्यादातर जो दिग्गज है, जो दिल्ली में चेहरे नजर आते हैं, वो वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और चूंकि दिल्ली पे ही नज़र है और दिल्ली किसकी होती है यही देश को देखना है और इसी कारण से तमाम जो कह सकते हैं कि राजनीति के जो दिग्गज है वो इनका जो वोट है वो भी यहीं पे है। लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप दिखा पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली को फिर से फतह करना, हरियाणा को जीतना, आपने कहा था कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य ये है कि बीजेपी ने जो 40 सीटें जीती थी इन 58 सीटों में से, उसको बरकरार रखना। देखिए उसको उसके प्लस होना ये तो काफ़ी मुश्किल होगा, जो जिस तरह के कई जगह मुकाबले चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसको बरकरार भी रखते हैं, उसके आसपास भी रहते हैं तो भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली। आपने उत्तर प्रदेश की जिक्र किया, आपने अगर हम बिहार का भी जिक्र करें जहाँ पे भी आज चुनाव है, 8 सीटों पे चुनाव है और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। आप देखिए 8 सीटों का होना, कम में होना, इसका मतलब अपने आप में ये संकेत देता है कि इतनी कम सीटों पे चुनाव क्यों हो रहा है, कोई चुनौती होगी। और चुनौती ये है वहाँ पे, अगर आप देखोगे तमाम सीटों को, तो ये वो सीटें हैं जहाँ किसी समय बाहुबलियों का राज होता था और वो बाहुबली भले अब चुनाव ना लड़े तो, लेकिन उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं कि एनडीए कितना गेन कर पाता है। क्योंकि अभी पंकज ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बिहार में खासकर जो है वो और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, वो सीटें हैं जो गठबंधन की जो लगातार बात करें, हरियाणा, पंजाब, वहाँ आप कांग्रेस का गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, तो ये गठबंधन जो है इन सीटों में किस तरह से जीत हासिल कर पाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
और बड़ी बात जो उड़ीसा की, अभी आपने आंकड़े दिखाए हैं कि जहाँ सबसे कम मतदान हुआ, पश्चिम बंगाल जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, तो ट्रेंड छठे जो चरण में हम पहुँच गए हैं, ट्रेंड अभी भी वही चल रहा है। और जो एक लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि क्या जो वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ता है, लेकिन हम जब आखिर में देखते हैं शाम को तो लगभग वही आंकड़ा आता है जो शुरू से चलता आ रहा था, सिर्फ पहले चरण के नरेश जी, थोड़ा छोड़ हमारे दो। सहयोगी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। केशव झा दिल्ली वेस्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशव, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें जरूर बयां कीजिए, क्या हलचल है? 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट आया और वहां पर जो वोटर्स हैं, उत्साह किस बात को लेकर, और क्या वाकई में मुद्दे के साथ जा रहे हैं या दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर ही ये वोट कास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, द्वारका में, और इस वक्त हमारे साथ इंडिया अलायंस की तरफ से जो द्वारका वेस्ट दिल्ली से जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा वो खुद मतदान करके निकले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने मतदान कर लिया, लेकिन अभी तक जो मत प्रतिशत है दिल्ली का 9% से भी कम है, लोग बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं। गर्मी है, लोग धीरे धीरे निकलेंगे, वोट का मतदान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अब देखिए क्या होता है। आपने मतदान कर लिया है, आपके सामने बीजेपी से कमलजीत सहरावत है, क्या लग रहा है इस बार इधर का माहौल? मेरे सामने कमलजीत सहरावत कहा है, अपने नाम से तो वोट नहीं मांगती है, वो तो मोदी जी के नाम से वोट मांगती है। कमलजीत सहरावत अब मेरा तुलना हो तो बैठ के बात करे, अब तब पता चलेगा जो ना मांगता। वो तो सिर्फ मोदी जी ये किया, मोदी जी ये किया। क्षेत्र में 10 साल में बीजेपी ने क्या किया, दिल्ली के लिए 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी, क्या किया, उस पर चर्चा करें। और 98 से 2013 तक जो सरकार थी कांग्रेस का, 13 से लेकर के जो अभी तक सरकार बनी है आम आदमी को, वो क्या किया, तब न तुलनात्मक होगा। मोदी जी की गारंटी था 15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आ जाएगा, युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगी, महंगाई घटाएंगे और किसान को दुगुना आय करेंगे। अब पूछ लिए 15 लाख आया गया अकाउंट में कि नहीं, किसी अकाउंट मैंने तो झूठ बोला। और जब युवा ने पूछा जब भाई नौकरी 2-2 करोड़ का कब मिलेगा, तो कहता युवा को गंदे नाले में गैस निकलेगा, उसे युवा पकौड़ा तलेगा। क्या ये युवा को अपने बच्चे को पढ़ाया, इसके लिए पढ़ाया क्या? कोई MBA कराया, कोई MD कराया, कोई कुछ कराया, CA कराया, IIT कराया, बच्चे को पकौड़ा तलने के लिए? तो ये देश के प्रधानमंत्री का भाषा है। प्रधानमंत्री अभी भाषण देते हैं, उसमें कहीं विकास का मुद्दा नहीं, कहीं युवा के बेरोजगारी दूर कैसे होगी उसकी चर्चा नहीं, महंगाई कैसे घटेगी उस पर चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की है। और एक बात कहते हैं जगन्नाथ, और परसों चौथे संबित पात्रा क्या कहा, भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान भक्त हो सकते हैं कि मनुष्य भक्त होता है? और कहता जो राम को लाया उसके लाएंगे, राम को लाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, राम सृष्टि बचाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। कहता राम को लाया है उसको हम लाएंगे, राम को लाने वाला कोई नहीं है, राम हमें लाया है। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कहता है गौ माता, गौ माता। और जो स्लॉटर हाउस चलाता है, बीफ जो काटता, जो मांस डेली बनाता है गाय को काट के, उससे 250 करोड़ का चंदा लिया है। आप बताइए, एक तरफ कहता गौ माता, गौ माता, और उससे 250 करोड़ का चंदा लिया है, गाय काटने वाले से 250 करोड़ का चंदा। ये बीजेपी है किसका, मुझे पता नहीं। चलिए केशव, अपने दावे ये कर रहे हैं, जीत को लेकर आधार बता रहे हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी की बात वो नहीं कर रहे हैं। पार्टी भी यहाँ पर कई घोटाले, बड़े चेहरे सलाखों के पीछे हैं, जनता उस पर भी तो चर्चा कर रही है। अब क्या वोटर्स के लिए वो महत्वपूर्ण रहता है, जब जो ये कह रहे हैं